नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसपे शायद आपके दोस्तों से या आपके परिवार वालों से डिनर टेबल पे डिस्कशन जरूर हुई होगी। एक तरफ है अपना देश इंडिया, एक ऐसी इकोनॉमी जो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ है सपनों का शहर दुबई, जिसके शीशे की इमारतें, टैक्स फ्री सैलरी का वादा और लग्जरियस लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं हम लोगों को सालों से अपने तरफ आकर्षित करते आई है, खींचती आई हुई है। हाल फिलहाल में आप लोग देख रहे होंगे काफी सारे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर्स सबके सब ये कह रहे हैं कि भैया दुबई चलो, दुबई चलो। लेकिन क्या ये सारी कहानियां पूरी तरीके से सच है? क्या दुबई का सपना सच में उतना ही जितना सुनहरा है जितना दिखाया जाता है स्पेसिफिकली फॉर अस इंडियंस, या ये सिर्फ एक मिराज है जो दूर से आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप पास जाओगे तो सच्चाई कुछ और है। आज हम इस चमक धमक को पूरी तरीके से डेटा, फैक्ट्स, टेबल्स, रियल लाइफ स्टोरीज, ये सारी चीजें मिला के डिकोड करेंगे। मुझे कल ही एक हमारे फॉलोअर ने कमेंट्स के थ्रू ये सवाल पूछा था कि भैया प्लीज इस पे एक वीडियो बना दीजिए। आपने कल पूछा, आज आपके लिए वीडियो हाजिर है। और ये कोई रैंडम ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं आपके सामने पूरी तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा, प्रोज कॉन्स, और उसके बाद आप लोग बताएंगे भैया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वैसे आपको अगर इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट्स में केस स्टडी लिख दीजिएगा, CS केस स्टडी लिख दीजिएगा। तो हम पूरी तरीके से इस तरह की केस स्टडीज आप लोगों के लिए निरंतर लाते रहेंगे। हम बात करेंगे आज इकोनॉमी की, हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की, टैक्सेस की, किस प्रकार की करियर्स हैं, उधर इंसानी कीमत क्या है, ये बहुत जरूरी होता है, ह्यूमन कॉस्ट, जो अक्सर इन सब कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं खो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो शायद आपका इंडिया से दुबई जाने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा बर्निंग क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं टैक्स फ्री वाली जो चीज आती है। कहानी शुरू होती है अरब से। अरब है 27 साल का एक ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बेंगलुरु में काम करता है, टेक इकोसिस्टम का प्रोडक्ट बनाता है। 6 साल का एक्सपीरियंस है, सॉलिड स्किल्स है भैया, बहुत बढ़िया टेक्निकल स्किल है। आज उसके हाथ में 2 ऑफर लेटर्स हैं, और ये 2 लेटर सिर्फ नौकरी नहीं, 2 अलग अलग भविष्य के दरवाजे खोलने के लिए। पहला ऑफर है इंडिया की एक मल्टीनेशनल टॉप कंपनी से, पैकेज है 45 लाख रुपीज पर एनम। भाई साहब बहुत ही बढ़िया। साथ में हाइब्रिड वर्किंग मॉडल, यानी फैमिली के पास उसको रहने का मौका मिलेगा, अपने बीवी बच्चों के साथ रह सकता है, माता पिता के साथ रह सकता है, उसकी पूरी फैमिली के लिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल रहा है, और एक क्लियर कट ग्रोथ, करियर ग्रोथ का रास्ता। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की डिजिटल ग्रोथ स्टोरी है और उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये तो हुआ पहला ऑफर। अब दूसरा ऑफर भी इक्वली लुक्रेटिव है। दुबई से सैलरी आई है AED 18,000 महीना। जी हाँ, दिरहम चलता है वहां पर। अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये बनता है सालाना 50 लाख रुपीज, और वो भी टैक्स फ्री। ये फिगर सुनते ही आंखों में चमक आ जाती ना, 50 लाख कमाएगा और टैक्स फ्री भी है। लगता है कि ये तो नो बैरियर है, नो ब्रेन लगाना है इसमें, और सीधा सीधा 5 लाख का इधर फायदा। लेकिन इस ऑफर का फाइन प्रिंट कुछ और है, कुछ चीजें गायब है। कोई हाउसिंग अलाउंस नहीं मिलेगा यहाँ पर, फैमिली इंश्योरेंस का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, और यहीं से शुरू होता है मिराज वाला खेल। आरव का डिलेमा यह है कि कहीं ना कहीं हम इस चीज से कैसे नेविगेट करें। दुबई का ये टैक्स फ्री सैलरी का जादू, ये वो चुंबक है जो इंडियन प्रोफेशनल्स को अपनी तरफ बहुत आसानी से खींचता है। एक आम इंडियन प्रोफेशनल जो 30% तक टैक्स दे देता है, जैसे हाईएस्ट सैलरी ब्रैकेट में आता है, उसके लिए अपनी पूरी सैलरी घर लेके जाने का सपना जैसे कि एक ड्रीम ही रह जाता, सपना ही रह जाता है। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि मुंबई से दुबई शिफ्ट होने पर नेट इनकम 400% तक बढ़ जाती है। 400%। ये सुनकर तो लगता है कि डिबेट यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन रुकिए, ये टैक्स फ्री पैराडाइज एक इल्यूजन है, एक धोखा है। सच ये है कि दुबई आपसे इनकम टैक्स नहीं लेता, लेकिन वो आपसे जीने का टैक्स जरूर लेता है। समझते हैं इस चीज को? जैसे ही आप दुबई में लैंड करते हैं, आपकी टैक्स फ्री सैलरी पर हमला शुरू हो जाता है, और ये हमला करती है वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये कोई लो टैक्स सिस्टम नहीं है, ये एक डिफरेंशियल टैक्स सिस्टम है, डिफरेंट टैक्स सिस्टम है, जहां टैक्स का बोझ आपके इनकम से हटकर आपके अस्तित्व पर, आपके हर खर्च पर डाल दिया जाता है। रियलिटी चेक थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, आप आराम से मेरे साथ रहिए, धीरे धीरे करके मैं आपको सब समझाऊंगा। देखिए, खर्चों की बारिश चलिए, इसको नंबर्स में थोड़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। मर्सर की 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग के अनुसार दुबई के लिए दुनिया का 15वां सबसे महंगा शहर है। मिडिल ईस्ट में सबसे महंगा।
अब ये रैंकिंग जमीन पर कैसे ट्रांसलेट होती है वो देखिए। सबसे बड़ा खर्च घर, एक 1 BHK का अपार्टमेंट किराया दुबई में 1.5 लाख रुपीज से 3 लाख रुपीज तक महीने तक हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना है। इसकी तुलना में मुंबई जैसे शेल्टर में भी, अगर आप मेट्रो सिटीज में भी जाते हैं, 1 BHK आपको 40,000 से लेके 70,000 की रेंज में मिल जाएगा। दिल्ली की भी अगर आप बात करेंगे तो वहां पर तो आपको और सस्ता मिल सकता है। जैसे कि कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई AED 12,000 यानी 2.7 लाख रुपीस दुबई में एक फैमिली के लिए बेयरली इनफ होता है, लेकिन 14 लाख रुपीस सालाना मतलब 1.16 लाख रुपीस पर मंथ में आप बैंगलोर में एक राजा की तरह जी सकते हैं। एटलीस्ट ये तो थोड़ा एग्जैजरेट करके कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, एक डिसेंट तरीके से तो जी सकते हैं। दुबई में रेंट इन्फ्लेशन 2024 में 16% तक पहुंच गया था। इसका मतलब ये होता है कि आपका सबसे बड़ा खर्चा हर साल तेजी से बढ़ेगा। अब आते हैं ग्रोसरीज और यूटिलिटीज की बात करते हैं, क्योंकि भैया जीवन जीना है तो ये सारी चीजें तो लगेंगी। 1 लीटर दूध जो इंडिया में 60 रुपए का मिलता है, दुबई में वो 120 रुपीज का मिलता है। दीवा DEWA यानी दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी के बिल्स एक और बड़ा खर्चा होता है, जो डेजर्ट की गर्मी में AC चलाने की कीमत वसूलता है। नंबरों का डेटा बताता है कि दुबई में रहने का खर्च मुंबई से 242% ज्यादा है और रेंट तो 815% ज्यादा। और मैं सिर्फ मुंबई से कंपेयर कर रहा हूं, टायर 2 टायर 3 की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, 815%। ट्रांसपोर्टेशन की भी बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी सस्ता नहीं है। फ्यूल सस्ता हो सकता है, देखिए एक बार को फ्यूल सस्ता हो सकता है बिकॉज महीने में एक मेट्रो का पास अगर आप ले लेते तो वो देखा जाता है, लेकिन दुबई में लगभग मेट्रो पास भी अगर आप ले लेते तो वो 8500 का है। मुंबई में यही पास आपको 350 से 500 के बीच में मिल जाता है। अगर आप गाड़ी लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस, महंगी इंश्योरेंस और सैलिक रोड टोल्स आपकी जेब और ढीली कर सकती हैं। अब आप स्क्रीन पर इस टेबल को देखिए। ये टेबल आपको मुंबई और दुबई के मंथली खर्चों के आंकड़े साफ साफ आपको यहां पर दिखाएगा। तो एक बार आप इसको व्यू कर लीजिए। ये टेबल सिर्फ दिखाती है कि दुबई में बेसिक जिंदगी रहने का खर्च ही मुंबई से 3.6 गुना ज्यादा है। द हिडन फाइनेंशियल ट्रैप्स होते हैं, द स्टेल्थ टैक्सेस इसी को तो कहते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इन रेगुलर खर्चों के अलावा दुबई एक पूरी तरीके से ये जो हिडन टैक्सेस हैं, जो स्टेल टैक्सेस हैं, उनके बारे में मैं अब थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आ रहा है लाइक जरूर कीजिए। काफी मेहनत लगती है सब कुछ सोचने के लिए, उसके बाद आपके लिए शूट करने के लिए, रिलीज करने के लिए, तो मेक श्योर आप लाइक कीजिए। लाइक्स में कंजूसी मत कीजिए। हाउसिंग सेटअप की बात करते हैं। दुबई में घर का रेंट, अगर आप घर रेंट पर लेते हैं तो सिर्फ मंथली किराया देना ही नहीं होता है। लैंडलॉर्ड्स आपसे पूरे साल की रेंट 1 से 4 पोस्ट डेटेड चेक्स में मांग सकते हैं। सोचिए, एक साथ 10 से 12 लाख रुपए सिर्फ रेंट के लिए आके ब्लॉक कर देते हैं। इसके ऊपर 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट, 5% एजेंट का कमीशन और यूटिलिटी डिपॉजिट अलग से। और कई बिल्डिंग्स में चिल्लर फीस, या फिर चिल्लर मतलब चिल्लर नहीं बोलो, चिल्लर ठंडा वाला चिलर फीस यानी AC का बिल अलग से आता है, जो एक नया झटका आपके लिए बनता है। उसके बाद अपन मैंडेटरी हेल्थ केयर सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो बेसिक प्लान आप लोगों को देती है वो अक्सर दांत, आंख और मेंटल हेल्थ जैसी जरूरी चीजों को कवर नहीं करती है। आपको महंगे सप्लीमेंट्री इंश्योरेंस लेने पड़ते हैं। अगर आपके साथ फैमिली भी जा रही है, आपके बीवी बच्चे ये सब लोग भी आपके साथ जा रहे हैं और कंपनी उन्हें कवर नहीं कर रही है, तो ये खर्च और बढ़ जाता है बिकॉज वहां पर मैंडेटरी आपको लेना ही पड़ेगा उधर जाके। तो ये एक और चीज है। एजुकेशन की कॉस्ट बात कर लेते हैं भैया, ये तो और बड़ा किलर है। ये वो खर्च है जो परिवारों के लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। पब्लिक स्कूल सिर्फ अरेबिक में पढ़ाते हैं, ऐसे ही है जो बाहर के बच्चे आते हैं उनके लिए इंटरनेशनल या फिर प्राइवेट स्कूल्स ही उनके लिए विकल्प एक रहते हैं कि भाई इधर जाके आप पढ़ सकते हो। जैसे इंडिया से जा रहे हो तो आपके पास यही ऑप्शन है। और दुबई के इंटरनेशनल स्कूल्स की फीस पूरी दुनिया में मशहूर है। अब आपको बताता हूँ, हम इंडिया की बात करते हैं ना, अब उधर की बात करते हैं। एक बच्चे की सालाना फीस होती है AED 12,723। इसका मतलब 2.9 लाख रुपीज से शुरू होकर AED 64,093, 14.7 लाख रुपीज, मतलब
64,000 दिरहम से ज़्यादा तक जा सकती है साल भर की। इसके अलावा यूनिफॉर्म हो गया, स्कूल ट्रिप्स हो गया, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का खर्च हो गया, फोमो हो गया आपके बेटे को या बेटी को कि आई हैव सीन माय फ्रेंड वेयरिंग दिस काइंड ऑफ टी शर्ट, ये वो, तो उसके अलग से 2-4 लाख आप अलग से खर्चे मान के चलो। वीज़ा और एडमिन फीस भी तो ले लीजिए। काम करने का अधिकार भी फ्री में नहीं है। एक फ्रीलांस वर्क परमिट का खर्च होता है करीब करीब 1.7 लाख रुपीज़, और इसको हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है अगर आप एज अ फ्रीलांसर जा रहे हैं। कंजम्पशन टैक्स की भी बात करते हैं, यूएई में 5% वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो पहले हमारे भारत में लगता था, वो भी लगता है, जो अब आप हर चीज पर चुकाते रहते हैं। इसके अलावा टोबैको, एनर्जी ड्रिंक्स और शुगरी ड्रिंक्स, जो शुगर जिसमें रहता है, उसमें 50% से 100% तक सिन टैक्स, सिन मतलब पाप, वो लगता है। तो अब हम आरव की 50 लाख रुपीस वाली कैलकुलेशन पर वापस आते हैं। असली मेट्रिक ग्रॉस सैलरी नहीं होती भैया, नेट सेविंग पोटेंशियल एनएसपी होती है। यानी सारी जरूरती वाले खर्चे और हिडन फीस देने के बाद आपके हाथ में कितना पैसा बचता है। तो चलिए अब हम आरब के दोनों ऑफर्स का पोस्टमार्टम करते हैं, और इस टेबल को आप ध्यान से स्क्रीन पे देख लो, देखिए, शॉकिंग इजंट इट। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि अरब दुबई में 15 लाख रुपीस ज्यादा ग्रॉस सैलरी कमाने और 10.5 लाख रुपीस के टैक्स बचाने के बावजूद इंडिया के मुकाबले काफी कम बचा पा रहा है। उसके नेट सेविंग्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, और ये तो हमने एक बच्चे की स्कूल लो एंड फीस और बेसिक खर्चे कंसिडर करने के बाद किए कि एक ही बच्चा और लो एंड फीस है। अगर लाइफ में एक भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, अनएक्सपेक्टेड, भाई लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, द ओनली थिंग विच इज प्रिडिक्टेबल इज डेथ। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, बट दिस इज द रियलिटी। अब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो ये दुबई वाला फाइनेंशियल मॉडल पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा अरब के लिए। तो पहले और सबसे बड़ा मिथ होता है टैक्स फ्री सैलरी इज इक्वल टू ज्यादा सेविंग, यहीं पर बस्ट हो जाता है। दुबई का टैक्स फ्री सैलरी एक ग्लाइडेड केज है, एक सोने का पिंजरा है, जिसके अंदर के खर्चे आपकी सारी बचत को कहीं ना कहीं खत्म कर देते हैं। याद रखिए, ये हम एक कंपैरेटिव व्यू ले रहे हैं। मैं आप लोगों के व्यूज भी जानना चाहूंगा, लेकिन ये कंपैरेटिव व्यू ले रहे हैं। चलिए, अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। अब पर्सनल फाइनेंस से आगे बढ़कर हम एक बड़े कैनवस को देखने की कोशिश करते हैं, दोनों देशों की इकोनॉमी, इंडिया और दुबई की। क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म करियर और वेल्थ क्रिएशन उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ से ही जुड़ा होगा जहां आप काम करते हैं। और यहाँ इंडिया और यूएई की कहानी एक क्लासिक कहानी है। देखिए, कछुआ और खरगोश की कहानी तो आपने सुनी है, वैसे ही है। अब यूएई की पहले बात करते हैं। यूएई की इकोनॉमी एक चमत्कार है, सिंपल सी बात है भैया, मैं मानता हूँ। कुछ ही देशों में तेल के पैसों से उन्होंने ग्लोबल हब बना दिया है। याद रखिए, कुछ टाइम लिया उन्होंने, कुछ पैसे दिए, और उसके बाद कितने बड़ा उनने, मतलब आई थिंक इन अ फ्यू डिकेड्स उन्होंने ये चीज करी है। बहुत सारी कंट्रीज ये नहीं कर पाई हैं। फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, टूरिज्म, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है यहाँ पर। उनकी जीडीपी पर कैपिटा दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है, इतने फास्ट ग्रोइंग है। अबू धाबी को कैपिटल ऑफ कैपिटल कहा जाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मैच्योर इकोनॉमी है। एक्सप्लोसिव ग्रोथ का दौर अब बीत चुका है। 2025 की बात करो तो 2025 के लिए उनका जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 4% के आसपास है। उनका वी द यूएई विजन 2031 उनकी जीडीपी को डबल करने का लक्ष्य रखता है, जो कि एक अच्छा गोल है। मैं कहूंगा इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी ऑप्टिमिस्टिक गोल, लेकिन ये एक मैनेज्ड एक्सपेंशन, ना कि डिसरप्टिव ग्रोथ जैसे इंडिया में हाल फिलहाल में आपको होता हुआ दिख रहा है। यूएई की इकोनॉमी एक स्पेशलाइज्ड हब है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेशनल वेल्थ और जो हम बोलते हैं बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको कितना अट्रैक्ट कर पाती है। इसकी इकोनॉमी ऑयल की कीमतों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, जैसे हमने 2020 में देखा था। इसमें डाइवर्सिफिकेशन की थोड़ी सी कमी है, जो इंडिया में भर भर के, इंडिया में तो डाइवर्सिफिकेशन ही डाइवर्सिफिकेशन है। तो अगर हम कहेंगे कि धीरे धीरे करके एज अ हेयर इज अ रैबिट, कहीं ना कहीं दुबई ने लास्ट कुछ डिकेड्स में इस चीज को ओवरकम किया है, तो इंडिया भी एक तरीके से खरगोश है, खरगोश और टॉर्टोइस की रेस में। हम आते हैं इंडिया पे। इंडिया की इकोनॉमी एक आसमान छूते हुए इंजन की तरह है। अभी बस आपने थोड़ा थोड़ा इस चीज को देखा है, बट रफ्तार ऑलरेडी पकड़ रही है। हमारा पर कैपिटा जीडीपी यूएई से कम जरूर है, लेकिन हमारी इकोनॉमी का साइज यूएई से लगभग 5 गुना, जी हाँ, 5 गुना पड़ा है। हम एक मेच्योर इकोनॉमी है। हम एक ऐसी आर्थिक क्रांति के बीच में हाल फिलहाल में है जिसको इतिहास बार बार दोहराएगा नहीं। आईएमएफ ने बार बार कहा है कि इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है।
2025 के लिए हमारा ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.2% से 6.4% के बीच में है, जो ग्लोबल एवरेज से दुगना से भी ज्यादा है। 2025 की अगर मैं बात करूं तो हम जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, जो आपने हाल फिलहाल में कुछ समय पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। कई एनालिस्ट का ये मानना है कि 2030 तक इंडिया की जीडीपी 12 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। अभी हम ऑलमोस्ट अगर मान लीजिए 4 ट्रिलियन डॉलर है, तो हम अनदर 5 ईयर्स में कह रहे हैं कि हम इससे 3 गुना भी हो सकते हैं। और ये सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं है, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन्स भी है। इन इंजन्स को भी थोड़ा सा अपन डिकोड करते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सर्विसेज को हम समझते हैं। इंडिया का जो आईटी सर्विस है अब सिर्फ बैक एंड काम नहीं करता है। हम एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, क्लाउड हो गया, इन सब में ग्लोबल लीडर्स हैं। 2025 एंड 26 तक इंडिया में 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स होंगे। सोचिए, हमारा डोमेस्टिक मार्केट ही इतना बड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग और ईवीज की बात कर लें, कल मैंने एक ईवी पे वीडियो बनाया, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मेक इन इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग काम क्यों ला रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 2025 और 26 तक $300 बिलियन का हो जाएगा। ईवी इंडस्ट्री में ये एक विस्फोटक ग्रोथ कहीं ना कहीं लेके एक ऑब्वियस सी बात है। स्टार्टअप इकोसिस्टम ही देख लीजिए, हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स हमारे पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी का कोर ड्राइवर है, जो इनोवेशन, जॉब्स और वेल्थ क्रिएट कर रहा है। अब इस स्क्रीन पे मैक्रो इकोनॉमिक स्कोर कार्ड भी एक बार देख लीजिए, वो शायद आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। ये डेटा सिर्फ ये बताता है कि दुबई एक अच्छा हाई पेइंग जॉब ऑफर कर सकता है, एक वेल ऑयल मशीन में एक इंपॉर्टेंट आपका बहुत अच्छी चीजें दे सकता है, लेकिन इंडिया आपको उस मशीन का डिजाइन करने का, उसको बनाने का और उसको ओन करने का सबसे सुनहरा मौका आने वाले 2-3 डिकेड्स में दे सकता है। एक इंडियन प्रोफेशनल दुबई में एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो फॉरेन कैपिटल पे पूरी तरीके से निर्भर करता है। जब तक बाहर का पैसा आ रहा है, जब तक बाहर के लोग आ रहे हैं, वो ग्रो कर रहा है। एक इंडियन प्रोफेशनल इंडिया में एक ऐसी आर्थिक क्रांति में पार्टिसिपेट कर रहा है जो ऑलरेडी 147 करोड़ लोगों के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना रही है और साथ ही दुनिया को भी सर्व कर रही है। करियर पाथ्स, एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स, लीडरशिप रोल्स और वेल्थ क्रिएशन के अवसर इंडिया में दुबई से कई गुना ज्यादा है। अच्छा, अभी तक कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं? वीडियो खत्म नहीं है, वीडियो तो बहुत बड़ी होने वाली है। लाइक आप करते रहिए। कितने लोग अभी तक एग्री करते हैं कमेंट्स में बताएगा। डिसएग्री करते हो तो कोई बात नहीं, थांबा भाई, बिल्कुल एंड तक आपको शायद समझ में आ जाएगा। चॉइस आपकी है, एक हाई पेइंग लेकिन शायद एक अलग नाजुक करियर पाथ हो सकता है, और वहीं पर यहाँ पर आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। फॉर एनीवन विद एम्बिशन, इंडिया रिप्रेजेंट्स द मोर स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब थोड़ा करियर के बेसिस पे भी बात करते हैं। काफ़ी सारे लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, गेन लॉस, ये सारी बात करते हैं। तो बात करते हैं करियर की। दुबई का नैरेटिव ये है कि वहाँ करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, और शुरुआत में ऐसा लगता भी है। इनफैक्ट आप जाओगे तो आपको बिल्कुल लगेगा। एक मिड करियर एमबीए को इंडिया में कितना मिलता है? मिड करियर एमबीए को ऑलमोस्ट 20 से 30 लाख रुपीस के आसपास मिलता रहेगा। तो दुबई में कहीं ना कहीं 25 से 55 लाख रुपीस पर एनम मिलेगा। आरव को भी 11% ज़्यादा ग्रॉस सैलरी तो मिल ही रही थी, ऑफर हो ही रही थी। ये इमीडिएट गेम ही अक्सर डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, इनिशियल सर्ज अक्सर करियर का पैराबोला का पीक होता है। एक बार जब आप यूएई में सेटल हो जाते हैं, तब सैलरी इंक्रीमेंट्स धीरे धीरे आती हैं और प्रमोशन स्लगिश हो जाता है। बाहर के लोग काफी सारे मतलब इस तरह से कहते हैं कि यार एक ग्लास सीलिंग का सामना करना पड़ जाता है उन लोगों को। बहुत सी कंपनीज में टॉप लीडरशिप पोजीशंस अक्सर इमिराती नेशनल्स के लिए रिजर्व्ड ऑलरेडी होती हैं। कई सालों तक अच्छा पैसा कमाने के बाद बहुत से प्रोफेशनल्स खुद को एक करियर के क्रूसेड में पाते हैं, यानी एक बंद गली में पाते हैं कि भाई साहब, हमने इतनी मेहनत कर इतना काम किया, लेकिन ऊपर की पोजीशन तो ऑलरेडी किसी और के लिए रिजर्व्ड है। तो कहीं ना कहीं उनके रास्ते भी बंद हो जाते हैं। और एक बात बता दूं कि इस करियर प्लेटू को और भी खतरनाक बना देती है जो लाइफ की सबसे बड़ी और कठोर सच्चाई होती है। आपके वहां रहने का जो अधिकार पूरी तरीके से आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं होती है।
देखिए मैं आपको समझा दूँ कि एक तरीके से ये दो-धारी तलवार भी होती है, जो हर प्रोफ़ेशनल के सर पर लटकती रहती है। यूएई में आपका रेसिडेंसी वीज़ा आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है। जैसे ही आपकी नौकरी जाती है, वीज़ा कैंसलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, 30 दिन, 30 डेज़। इस 30 दिन में या तो आपको एक नई वीज़ा स्पॉन्सरिंग जॉब ढूँढनी होती है या फिर आपको देश छोड़ना पड़ता है। देखिए ये क्या होता है, बहुत सारी डार्क साइड्स होती हैं जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, तो मैंने सोचा कि आपको दूसरे साइड भी पता होनी चाहिए। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट पीपल फ्रॉम गोइंग टू दुबई, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज ये जितने यंगस्टर्स बहुत सारे हाइप्ड हो जाते हैं सोशल मीडिया में देख के, ये भी गए दुबई वो भी, अरे भैया सब के सब आपके एफिलिएट इनकम से जा रहे हैं, आपके कोर्स इनकम से जा रहे हैं, इतना प्रभावित मत होइए, शांत रहिए। एक ले ऑफ यहाँ पर सिर्फ एक करियर सेटबैक नहीं होता, ये एक अस्तित्व के ऊपर संकट भी होता है जो आपके और आपके परिवार को कुछ हफ्तों में उजाड़ सकता है। इसका ह्यूमन कॉस्ट भी बहुत भारी भरकम होता है। फॉर एग्जाम्पल बीच में एक रेडिट पे एक बहुत वायरल पोस्ट हुआ था, उसमें एक आदमी ने अपनी कहानी बताई। 5 साल दुबई में काम करने के बाद उसके एक एचआर मीटिंग में ही उसको निकाल दिया गया। उसकी सारी सेविंग्स दुबई के मॉन्स्टर जैसे खर्चों में खत्म हो चुकी थी। रेंट हो गया, देवा बिल्स हो गया, DEWA जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, ग्रॉसरी हो गई, बहन की फीस हो गई। वो टूटा बिना पैसों के अपने गांव वापस लौटने पर मजबूर हो गया। मतलब 5 साल तो चलो खर्चे पानी में और ये सारी चीज़ों में उसने जीवन बिताया, लेकिन एट द एंड उसको आना पड़ा। ये कोई अकेली कहानी नहीं है। एक और कहानी है एक इंडियन की जिसने एक ही कंपनी को अपनी जिंदगी के 30 साल दिए। जब कंपनी बिकी तो नए मालिकों ने उसे रेजिग्नेशन देने के लिए कहा। उसकी 30 साल की लॉयल्टी, उसकी 30 साल की मेहनत सबकी सब बेकार हो गई। वो सिर्फ एक डिस्पोजेबल इनकम था जिसकी ज़रूरत जैसे ही ख़त्म हो गई उसको निकाल दिया गया। सिस्टम ही ऐसी इनसिक्योरिटी पर बना हुआ है। एम्प्लॉयर्स जानते हैं कि वो आपसे कम सैलरी में एक नए बंदे को रख सकते हैं। जॉब मार्केट जैसे कई लोग कहते हैं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मार सकती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है। अब इंडिया में बात करते हैं, इंडिया का क्या एडवांटेज हो गया? रेजिलियंस है, डाइवर्सिटी है एंड फ्रीडम है। इसके विपरीत अगर मैं देखता हूँ कि दुबई में जो चीज़ें हो रही है, अब यहीं पे मैं बात करूँ तो हमारे प्रॉपर लैंड में हो क्या रहा है। आई नो काफ़ी लोग बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट तो इधर भी, ये सब बिल्कुल हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारा जॉब मार्केट स्टेबल है, बूम भी कर रहा है। 2025 में हायरिंग में 9% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। आईटी सेक्टर्स में 15%, रिटेल में 12%, टेलीकॉम में 11% से ग्रो करेगा। कुछ लोग बोलेंगे आईटी में तो बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है, तो भैया वो सिर्फ हमारी इकोनॉमी में नहीं है, वो ग्लोबल हो रहा है। ये एक मैक्रो शिफ्ट होता है एआई के चक्कर में। एआई रिलेटेड भी अपन ने वीडियो 3-4 दिन पहले अपने चैनल पे बनाया, वो जाके चेकआउट करो तो आपको समझ में आएगा। ये मामले आपको बता रहे हैं कि भाई इंडिया में आपके लिए बेहतरीन करियर रेजिलियंस है। यहाँ के आप गवर्नमेंट जॉब देख लो, क्यों इंसान एक गवर्नमेंट जॉब चाहता है कि भैया वहाँ पे सेटल हो जाए, वहाँ पर ले ऑफ का तो संकट नहीं बनेगा। आई नो वर्क हार्ड तो करना पड़ेगा, प्रेशर हर जगह बढ़ गया है, लेकिन फैमिली, सोशल नेटवर्क और एक विशाल डोमेस्टिक जॉब मार्केट की सेफ्टी नेट आपको रिस्क लेने और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का इंडिया में मौका देती है। ये देखो आज तक जितने चुन्नू उन्नू सारे जा रहे हैं दुबई, उनको मौका किसने दिया? ये सेफ्टी नेट बना के किसने दिया? इंडिया और इंडिया की जनता ने। दुबई के हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में ये चीजें असंभव है। जिनके अंदर एंटरप्रेन्योरल एम्बिशंस है, एंटरप्रेन्योर बनना है, उनके लिए इंडिया सबसे बेहतरीन जमीन है। माना कि दुबई में बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज है, लेकिन बाहर से आने वाले एंटरप्रेन्योर के लिए वहां पर स्पॉन्सरशिप रूल्स एक छोटे सैचुरेटेड मार्केट में compete करने जितना है। एक बड़ी चुनौती है वहां पर, क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं। इंडिया में एक एंटरप्रेन्योर करीब करीब 146-147 करोड़ कंज्यूमर्स के मार्केट में टैप इन करने की पोटेंशियल अगर रखता है तो बिल्कुल वहां पर जीत सकता है। और सबसे जरूरी बात, इंडिया में बिजनेस फेल होने पर आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, लेकिन आपको और आपके परिवार को देश से बाहर तो नहीं निकाला जाएगा। एक समझदारी भरा डिसीजन करियर के लिए अगर आप ले रहे हैं तो रिस्क और रिटर्न दोनों को तोलना जरूरी होता है। वहां पर आपकी नौकरी गई, 30 दिन के अंदर आपको और आपकी फैमिली को जाने बोल देंगे भैया निकलो यहाँ से। और ये तो है नहीं कि आप बहुत अच्छा काम करते हो तो आपकी जॉब गारंटी। आज के टाइम पे तो कहीं गारंटी नहीं थी। दुबई की हाई सैलरी, एक हाई रिटर्न, लेकिन इसके साथ जुड़ा रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। ये एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चरल प्रोसेस है जहां पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन करियर इंडिया के सामने उतना ज्यादा फंडामेंटली मुझे हायर नहीं लगता है। तो जो दुबई का बेहतर ऑफर है वो असल में एक हाई रिस्क हाई स्टेक्स वाला गेम है।
आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कंपाउंडेड ग्रोथ के हिसाब से एक शॉर्ट टर्म कैश इंजेक्शन के लिए ट्रेड करना है तो फिर दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी कि हाँ भाई मेरे को तो वैसे भी 2 साल काम करना है उसके बाद छोड़ना है, ठीक है, बट आपके वहाँ पे खर्चे भी तो उतने ज़्यादा हैं। स्ट्रैटेजिक चॉइस तो यही है कि करियर रेजिलियंट इकोनॉमिक्स में अगर ली जाती है तो वो आपके लिए बेटर रहता है। अब मैं आप लोगों को इतने समय से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई कि इतने समय से मैं बता रहा हूँ कि भाई किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मैं अब आपको बता देता हूँ एक बहुत ही भयंकर प्राइस होती है, प्राइस ऑफ लोनलीनेस, जो वहाँ पर देखनी पड़ती है। करियर की बात की, देखिए स्प्रेडशीट उस कीमत को नहीं बता सकता जो इंसान एक्चुअली में चुकाता है, कोई भी एक्सेल नहीं बता सकता। दुबई की मार्केटिंग मटेरियल में साफ सुनहरे बीचेस, चमकीले मॉल्स और एक सेफ सोसाइटी की तस्वीर दिखा दी जाती है। एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ के सारे मार्कर्स वहाँ पर मार्क होते हैं, लेकिन इस चमक के नीचे एक सोशल लैंडस्केप है जहाँ पर कि बाहर से आने वाले लोग भारी साइकोलॉजिकल टोल भी सहन करते हैं। दुबई की हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ का असर अक्सर एक अकेली और हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। ये एक अजीब मैं कहूँगा एक अजीब सिचुएशन बना देती है। यूएई में सबसे ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, लेकिन ये कोहेसिव कम्युनिटी नहीं बना पाते हैं। लोग अक्सर अपने ही नेशनल और रिलीजियस ग्रुप में सोशलाइज करने की कोशिश करते हैं, ये नेशनल सिलोस बना देते हैं। इंडियन खाना, दिवाली, हिंदी, ये सब एक कंफर्ट तो देते हैं, लेकिन ये आपको एक बबल में बांध के रख देते हैं। इससे भी ज़्यादा वहाँ एक अजीब सी हिरार्की है। एक डीआईएफसी में काम करने वाला प्रोफेशनल, एक रिटेल मैनेजर और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये सब अलग अलग सोशल वर्ल्ड्स में रहते हैं। एक इंसान की कीमत उसके जॉब टाइटल से वहाँ पर हाँकी जाती है। तो इवन इंडियंस जब जाते हैं, बिकॉज वो कम्युनिटी सर्कल ऐसा बन रहा है, तो सबका कहीं ना कहीं उसी तरीके का माजरा बन जाता है। लेकिन सबसे भयंकर एलिमेंट है शहर का ट्रांजिएंट नेचर। दुबई आने और जाने वालों का शहर है। जी हाँ, दोस्तियां अक्सर इस एहसास के साथ बनती हैं कि कुछ सालों में कोई ना कोई चला जाएगा। इस कांस्टेंट चर्न के कारण गहरी विश्वास भरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती नहीं है, क्योंकि सबको पता है 3-4 साल कोई काम करके चले जाएगा। तो बहुत डीपर बॉन्ड्स बहुत मुश्किल से बनते हैं। जैसे किसी ने खूब कहा है, दुबई में ब्रंच मेट मिलना आसान है, लेकिन सोल मेट मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ये आजकल के जो युवा पीढ़ी लड़के हैं, भाई साहब, इतने लड़के या लड़की और बोथ द केसेस, सोल मेट मिलना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये लोनलीनेस कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ के ऊपर टोल बनता है और एक एपिडेमिक बन जा रहा है। जी हाँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब यूएई में बाहर के लोगों के लिए आम है, जो बाहर से ज़्यादा लोग आते हैं। अपने परिवार और दोस्तों से दूरी होती है और नौकरी जाने का कांस्टेंट डर एक विकसित साइकिल बना देता है, जिससे निकल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब भी इनिशियली कोई भी बंदा यहाँ से जाता है तो वो बैचलर या स्पिंस्टर होता है, उसकी शादी नहीं हुई होती, तो वो अकेलापन, देखिए आप मुंबई टू दिल्ली जा रहे हो तो यू नो कि भाई मेरे पास ऑप्शन है, ट्रेन है, फ्लाइट है, कुछ भी चीज़ है, मैं निकल सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा जगह पे। जैसे मुंबई पुणे हो गया तो मेरे पास तो रोड ट्रैवल है, एयर ट्रैवल है, ट्रेन ट्रैवल सब है। लेकिन ये वहाँ पे नहीं मिलता। परिवारों के लिए एक चुनौती हो जाती है। बच्चों को दुबई में पालना एक अलग ही ग्लाइडेड केज है। पहले दो, जैसे ही हमने देखा, एजुकेशन का खर्च है, दूसरा कल्चरल आइडेंटिटी का संकट हो जाता है। बाहर के आए हुए बच्चों को थर्ड कल्चर किड्स बन जाते हैं वो एक समय पे। वो एक टोटली आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बड़े हो जाते हैं। वो ना पूरी तरीके से इंडियन बन पाते हैं, ना पूरी तरीके से एमिराती बन पाते हैं। जब वो इंडिया आते हैं तो यहाँ भी आउटसाइडर जैसा ही फील करते हैं। और जब परिवार वापस इंडिया आने का प्लान बनाता है तो बच्चों के लिए एडजस्ट करना और मुश्किल हो जाता है। उनके ऊपर मेंटल प्रेशर कितना बढ़ता होगा आप ये सोचिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम, सोशल नॉर्म्स, सब कुछ उनके लिए एलियन हो जाता है। इस रिजर्व कल्चर शॉक का अनुभव बच्चों और माँ बाप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है और काफ़ी सारे लोगों के लिए शॉकिंग भी होता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा भाई तो इतना डिमोटिवेट क्यों कर रहा है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। हवाई टू गो टू दुबई के लिए तो हजारों वीडियोस देखे हुए हैं इंडिया से, लेकिन हमको ये भी तो समझना पड़ेगा कि एवरी साइड हैज टू कॉइन्स। तो दूसरा कॉइन कोई बता नहीं रहा तो मैं बता रहा हूँ। दुबई की लाइफ हाइपर कन्वीनियंट बबल है। वहाँ एक सेफ्टी और एफिशिएंसी बिल्कुल अच्छी है, लेकिन ये बच्चों को एक रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी से कहीं ना कहीं दूर रखती है। एक पेरेंट ने एक सोशल फोरम में लिखा था कि उनके बच्चे जो दुबई में पले बड़े हैं, उन्हें क्राइम या अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग की कोई समझ ही नहीं है, जिससे वो कहीं ना कहीं अपने आप को डरा हुआ फील करते हैं कि जब इंडिया लौटेंगे तो क्या होगा।
तो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ की परिभाषा पे वापस सुविचार करना चाहिए। दुबई टैंजिबल चीजों में आगे है, ऑब्वियस, इसको कोई डाउट नहीं है भैया। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सेफ्टी हो गया, क्लीनलीनेस हो गया, लेकिन इंडिया इनटैंजिबल लेकिन कहीं ज्यादा जरूरी चीजों में आगे है, जैसे गहरे सोशल कनेक्शन। आज भी हमारे गांव में जाते हो, शहरों में जाते हो, जितनी अच्छी दोस्ती है उतनी ज्यादा दोस्ती नहीं दिखी जाएगी। हमारे इधर आज भी दोस्त को 12 बजे कॉल करोगे टपरी पे आ जाएगा। अपनेपन का एहसास, एक असली कम्युनिटी सपोर्ट होता है, एक मानसिक शांति रहती है। दुबई की हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ अक्सर इस जरूरी सोशल और इमोशनल कैपिटल की कीमत पर कहीं ना कहीं आपके लिए भारी पड़ जाती है। इंडिया की जिंदगी अपनी सारी चैलेंजेस के बावजूद वो अनमोल सोशल फैब्रिक जरूर आपको देती है, एक इंसान को आखिर में खुशी और रेजिलियंस देती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पता है ये सारी सोच मुझे कब है, हाल फिलहाल में जब मैं अपने कुछ मित्रों के साथ गया था विदेश, थोड़ा बाहर गया था, तो वहां पर जो दुबई में 2-3 साल से रुक रहे उन लोगों ने भी इस तरह की चीजें शेयर की कि भैया इट्स वेरी लोनली, सोल पार्टनर नहीं मिलता है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे कठोर तर्क पे, एक ऐसी सच्चाई जो बदल नहीं सकती है। यूएई में एक बाहर से आने वाला इंसान हमेशा एक मेहमान होता है, एक गेस्ट होता है। आप कितने भी साल वहां पर रह लेते, इकोनॉमी में कितना भी कंट्रीब्यूट कर ले, लाखों करोड़ों कंट्रीब्यूट कर ले, उस जगह से कितने भी जुड़ जाए, लेकिन सच्ची बिलोंगिंग का दरवाजा सिटीजनशिप आपके लिए हमेशा बंद रहता है। ये फंडामेंटल ट्रांस साइंस आपकी जिंदगी के हर पहलू को शेप करता है। गोल्डन वीजा की बात करें, हाल के सालों में यूएई ने गोल्डन वीजा जैसे इनिशिएटिव से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने की कोशिश जरूर की है, मैं उस पर डिनाई नहीं कर रहा हूं। ये एक स्वागत है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को एक वेलकमिंग इनिशिएटिव लग रहा है, लेकिन इसको परमानेंस का रास्ता समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। गोल्डन वीजा असल में एक लंबी रस्सी है जो शहर की चाबी नहीं है, ये यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट की चाबी नहीं है। आपको एक ज्यादा स्टेबल टेम्पररी रेसिडेंसी देती है, लेकिन आपके फॉरेनर होने का स्टेटस को नहीं बदलता है। ये वीजा 10 साल का हो या 20 साल का हो, उसके बाद क्या होगा ये तो एक क्वेश्चन मार्क है ना, और ये हमेशा रहेगा। आपको समझना पड़ेगा ये 10-20 ईयर्स आपकी लाइफ के सिर्फ 10-20 साल की नहीं ना, आपको 40-50-60 साल रहना है कहीं पे। तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। यूएई का पूरा इमिग्रेशन फ्रेमवर्क टेम्पररी माइग्रेंट लेबर के मॉडल पर बना है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अनुसार वर्क वीजा 65 साल की उम्र के बाद खत्म कर दिया जाता है, जो एक तरीके से रिटायरमेंट एज पर देश से निकालने जैसा है। आप उस देश में अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी वहां रिटायर होके नहीं रह सकते हो। तो जवानी है भली जितना ऐश कर लो, रिटायरमेंट में घूम फिर के इधर ही आना है। आप वहां कभी भी जड़े नहीं रह सकते हो। सोचो 20 साल उधर रहेगा, इधर के सारे कनेक्शन तोड़ के इंडिया भी आओगे तो आपको अर्थ ही देने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। इसका परिणाम ये होता है कि आप वहां के लोकल कम्युनिटी में डीपली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपकी दोस्तियां ऊपर ही रह जाती, ऊपर ऊपर की रह जाती। आपकी जिंदगी का हर बड़ा फैसला इस इनसिक्योरिटी के साए में लिया जाता है, एक कि भाई कल क्या होगा मुझे नहीं पता। क्योंकि जानत है हर इंसान जो बाहर से, इंडिया से आए, कहीं से भी आए, उसको घर वापसी की चुनौती का सामना आज नहीं तो कल करना ही पड़ता है। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, ये री इंटीग्रेशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। दुबई के बबल से निकलकर इंडिया की वाइब्रेंट कियोस्क में एडजस्ट करना मुश्किल होता है। ट्रैफिक है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, कस्टमर सर्विस ऊपर नीचे है, सब कुछ यहाँ पर झलकता है। और यहीं पर दुबई में बिताई गई जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सामने आती है। इंडिया में आपकी जिंदगी में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है। यहाँ पर करियर कंपाउंडिंग होता है, आपकी स्किल्स हो गए, आपके नेटवर्क का रेपुटेशन हो गया, यहाँ पर आप सीईओ बन सकते हो इन ऑल द कंपनीज अगर आपके अंदर पोटेंशियल है। सोशल कैपिटल कंपाउंडिंग होती है, बचपन की दोस्तियां गहरी होती हैं, और काफी सारी ऐसी दोस्तियां देखिए स्कूल और कॉलेजेस की जो आगे तक रही हैं, दुबई में जाके बना नहीं पाओगे, बिकॉज वहां पर आपको पता है 3-4 साल की दोस्ती है, 4 दिनों का प्यार और अब्बा लंबी जुदाई लंबी जुदाई, ये तो गाना था। बट एनीवेज, वेल्थ की कंपाउंडिंग होती है। आप एक हाई ग्रोथ इकोनॉमी में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो। आपको भी पता है इंडियन कंपनीज जितना सीएजीआर दे सकती है, इंडियन मार्केट जितना सीएजीआर दे सकती है, शायद उधर नहीं। दुबई की लाइफ इनहेरेंटली इतनी ज्यादा कंपाउंडिंग नहीं देगी, वो आपको एक लीनियर देगी, और आखिरकार एट द एंड आपको वापस देश वापसी करनी है। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से जो बहुत ज्यादा लुक्रेटिव सपना आपको दिया जा रहा है, उसका दूसरा पहलू भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया, सीखने मिला, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए। टिल देन कीप अर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेनिंग।